नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का असली मतलब आपके लिए डिकोड करेंगे। ये जीत भारतीय क्रिकेट टीम में बदलाव की एक नई कहानी है। इस टीम में ना तो बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी थे, ना सुपरस्टार कप्तान थे। यानी इस जीत का पोस्टर बॉय टीम का हर खिलाड़ी है, कोई एक खिलाड़ी नहीं। इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है 31 साल के संजू सैमसन, जिन्होंने इंतजार, धैर्य और मेहनत से पूरी दुनिया को जवाब दिया। चाहे आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, छात्र हैं या कहीं नौकरी करते हैं, ये कहानी आज आप सबको बहुत हिम्मत देगी। खासतौर पर वो लोग जिनके बुरे दिन चल रहे हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन उनके भी अच्छे दिन आएंगे। आज उन्हें संजू सैमसन की कहानी जरूर देखनी चाहिए। आज ईरान युद्ध के 10 दिन पूरे हो चुके हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के 56 साल के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। अमेरिका और इजराइल के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब खामेनेई जूनियर सरेंडर या समझौता करने के बजाय अपने पिता की कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे और इसका मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। और आखिर में आज हम सोशल मीडिया के एक ऐसे खतरनाक ट्रेंड के बारे में आपको बताएंगे, जहां युवा अपनी आत्महत्या को भी इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाना चाहते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक यूट्यूबर 150 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए इंस्टाग्राम पर लाइव था। वो कह रहा था कि वो जिंदगी से हार चुका है और अब आत्महत्या करना चाहता है। उस समय 80,000 लोग उसकी आत्महत्या को लाइव देख रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी आज हम आपको डिकोड में बताएंगे। भारत में T20 वर्ल्ड कप की जीत का जश्न अभी तक चल रहा है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ स्कोर बोर्ड की नजर से देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक बहुत बड़े या सबसे बड़े टूर्नामेंट में भारत की जीत है। लेकिन कल रात भारत की इस जीत के मायने कहीं ज्यादा बड़े और गहरे हैं। यह जीत भारतीय क्रिकेट टीम में एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाती है। यह जीत सिर्फ 11 खिलाड़ियों की एक टीम की नहीं, बल्कि ये भारत के क्रिकेट में बनने वाले नए सिस्टम की जीत है। ये भारतीय क्रिकेट में बढ़ते टैलेंट पूल की जीत है। ये भारत में जो प्रतिभाएं आ रही हैं क्रिकेट में, उन्हें जो मौके मिल रहे हैं, उनकी जीत है। और ये उन नई पॉलिसीज की जीत है, उन नीतियों की जीत है जो हाल ही में लागू की गई है। अब समझिए कि इस बार की वर्ल्ड कप की जीत क्यों अलग है। पहला, इस टीम में कोई सुपरस्टार खिलाड़ी नहीं है। इसमें ना तो सचिन तेंदुलकर हैं, ना विराट कोहली हैं और ना ही रोहित शर्मा है। ये टीम युवा लेकिन बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी हुई है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी छवि लार्जर देन लाइफ नहीं है, लेकिन वो सही समय पर फायर करते हैं। इसलिए बड़ी बात यह है, इससे पहले हमारी टीम सुपरस्टार से भरी होती थी। बड़े बड़े खिलाड़ी हमारी टीम में खेला करते थे और जीत की सारी जिम्मेदारी उन बड़े खिलाड़ियों पर हुआ करती थी। और जब जीतते भी थे तो वही खिलाड़ी इस जीत के पोस्टर बॉय बन जाते थे। तो पहली बड़ी बात यह है कि यह बिना किसी सुपरस्टार की टीम है। दूसरा, इस टीम में कपिल देव, सौरव गांगुली, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तान भी नहीं थे। अब वो युग चला गया जब हमारी क्रिकेट टीम की पहचान कप्तान से होती थी। जैसे 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को कपिल देव की टीम कहा गया। MS धोनी की टीम को धोनी की आर्मी कहा जाने लगा। कुछ वर्षों में रोहित शर्मा की टीम को रोहित की सेना कहा जाने लगा। और जब भी यह टीम जीतती थी तो उसका पोस्टर बॉय कप्तान होता था और कहा जाता था कि इस कप्तान ने जीत दिलाई है। लेकिन अब यह बदलाव साफ दिख रहा है। इस समय टीम के कप्तान भले ही सूर्य कुमार यादव हैं, लेकिन टीम की पहचान किसी एक नाम से नहीं है। यानी इस जीत ने भारतीय टीम से इस सुपरस्टार कल्चर को खत्म कर दिया है। अब इस जीत का पोस्टर बॉय टीम का हर खिलाड़ी है। कोई एक खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि मैंने वर्ल्ड कप जितवाया है। तीसरी बात, ये पहली बार है जब कोई कप्तान या खिलाड़ी भारतीय टीम का पोस्टर बॉय नहीं है, चेहरा नहीं है, बल्कि टीम के कोच गौतम गंभीर टीम का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। आज अगर इस टीम को आप देखेंगे तो आपको कप्तान का चेहरा नहीं दिखाई देगा, आपको गौतम गंभीर का चेहरा सामने दिखाई देगा।
फुटबॉल की दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी जो सॉकर टीम्स हैं उनमें उनके मैनेजर या फिर उनके कोच सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, खिलाड़ियों से ऊपर। और इस टीम में भी आखिरी फैसला गौतम गंभीर का होता है और उनके नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी खिलाड़ी सिर्फ अपने नाम और शोहरत के आधार पर टीम में नहीं बना रह सकता। अब उसे हर हाल में परफॉर्म करना होगा। इससे पहले जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे, उन्हें ड्रॉप करने से सेलेक्टर्स, कोच और कप्तान के हाथ कांपते थे। लेकिन अब वो जमाना चला गया जब टीम का कप्तान या कुछ बड़े स्टार खिलाड़ी जीत के पोस्टर बॉय बन जाते थे और बाकी खिलाड़ियों के योगदान की चर्चा ही नहीं होती थी। याद कीजिए 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे। फिर भी यही कहा गया कि MS धोनी ने वर्ल्ड कप जिता दिया। यहां हमारी कोई धोनी से समस्या नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने नहीं जिताया, उनका योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन जो श्रेय गौतम गंभीर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। गौतम गंभीर ने इसके बारे में कई बार कहा भी कि जीत में योगदान सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, एक कप्तान का नहीं, बल्कि पूरी टीम का होता है, हर खिलाड़ी का होता है। और जब वो भारतीय टीम के कोच बने तो उन्होंने सबसे पहले टीम की इसी कमजोरी को दूर किया और इसीलिए आज आप कह सकते हैं कि वो भारतीय क्रिकेट के एंग्री यंग मैन बन गए हैं। अब भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार युग से इस नए टीम युग में प्रवेश कर रहा है और ये बदलाव आसान नहीं था। इस दौरान एक नई टीम का निर्माण करना था, नई प्रतिभाओं को मौका देना था और इस बीच कई मैच भारतीय टीम हारी भी। और जब जब भारतीय टीम हारती थी तो गौतम गंभीर की बहुत ट्रोलिंग होती थी। लेकिन वर्ल्ड कप की इस जीत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइड कॉल टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की, जिस तरह से गौतम गंभीर ने इस टीम को इकट्ठा किया, और मुझे तो सबसे बड़ी बात लगी कि जिस तरह से गौतम ने सबको क्रेडिट दिया, जीत अगर कर दी, लक्ष्मण राव द्रविड़ दिखाता है कि उसका जो दिल है ना वो बड़ा साफ है। और जिस तरह से आपका दिल साफ होता है, आपका इंटेलिजेंस सही होता है ना, आपको रिजल्ट मिलता है। इंडियन क्रिकेट को रिजल्ट मिला है, आप सबकी भी दुआएं थी उसमें कोई दुआ नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से हम बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, आई थिंक हम एक्स क्रिकेटर जो बोलते हैं, खेले थे, साथ में जुड़े हुए इंडियन क्रिकेट को देख के बड़ा ऐसा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। अब 2027 में ODI का वर्ल्ड कप खेला जाएगा और उस समय रोहित शर्मा 40 वर्ष के होंगे और विराट कोहली लगभग 38 वर्ष या उससे थोड़े से ज्यादा के होंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी था कि हम इन स्टार खिलाड़ियों के बाद हमारे अगले स्टार खिलाड़ी कौन होंगे इसके बारे में पहले से सोचना शुरू करें। और इसीलिए जब जब गौतम गंभीर एक नई टीम का निर्माण करने की कोशिश करते थे तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती थी। लोग कहते थे कि वो इस टीम को तोड़ना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और वो अपनी मर्जी से खिलाड़ियों को मौका देते हैं। लेकिन इस जीत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि गौतम गंभीर की असली रणनीति क्या थी। इस जीत ने 3 बहुत बड़ी गलतफहमियों को दूर किया है जिन पर हमारे देश में काफी लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। पहला, ICC अध्यक्ष जय शाह जब BCCI के सचिव बने थे तो बात बात पर उनकी ट्रोलिंग की जाती थी, उनके हर फैसले की आलोचना होती थी। लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट के सिस्टम में जो बड़े बड़े बदलाव किए, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए जो नई योजनाएं वो लेकर आए, उससे भारत में क्रिकेट का इकोसिस्टम किसी भी दुनिया के देश से कहीं ज्यादा बेहतर बन गया। जहां पर हमारे पास आज टेस्ट, ODI और T20 के लिए बिल्कुल अलग अलग टीमें हैं। भारत दुनिया का अकेला देश होगा जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 100 खिलाड़ियों का टैलेंट पूल है। इस तरह के बदलावों का नतीजा रातों रात नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे आता है और कल रात पूरी दुनिया ने यह नतीजा देख लिया। जय शाह जब BCCI में आए उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया, जिसमें खिलाड़ियों को लेटेस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं और यहां उन्हें अपने प्रदर्शन को सुधारने में मदद मिलती है। जय शाह ने घरेलू क्रिकेट को इतना मजबूत किया, इसमें प्राइज मनी अब 300% बढ़ चुका है। महिला क्रिकेट टीम को भी पुरुष क्रिकेट टीम के बराबर लाकर खड़ा किया और IPL की तरह WPL शुरू किया। इसके अलावा महिला वर्ल्ड कप की प्राइज मनी को भी लगभग 300% बढ़ाकर 126 करोड़ रुपए किया गया। इसका नतीजा है कि भारत अकेला ऐसा देश है आज जो पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में वर्ल्ड चैंपियन है। और क्रिकेट के विकास पर BCCI हर साल लगभग 2700 करोड़ रुपए खर्च करता है।
और सबसे बड़ी बात, वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट का खेल भी शामिल किया जाएगा। लगभग 128 साल के बाद ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी हो रही है। तो जय शाह ने जो मूलभूत परिवर्तन किए हैं, जय शाह का ही यह फैसला था कि वो गौतम गंभीर को टीम का कोच बनाए। राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी को वो सिस्टम में लेकर आए, उन्हें कोच बनाया, जिससे भारतीय टीम का बहुत फायदा हुआ। दूसरा, गौतम गंभीर, जब भी भारतीय टीम कोई मैच हारती थी तो सबसे पहले गौतम गंभीर की ट्रोलिंग शुरू होती थी। इस दौरान सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग अगर किसी की हुई है तो वो है जय शाह और गौतम गंभीर। बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ियों के करोड़ों फैंस सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर के पीछे लग जाते थे और कहते थे कि गौतम गंभीर टीम को बर्बाद कर रहे हैं। आज उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि उनकी जो नीति थी, उनके जो फैसले थे, वो असल में टीम के हित में थे, देश के हित में थे, किसी एक खिलाड़ी के ना खिलाफ थे ना उसके पक्ष में थे। और तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर वर्ल्ड कप का ये फाइनल खेला गया और भारत ने इसे जीत लिया। पिछली बार भारतीय टीम यहां पर वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई थी और तब से ही देश की विपक्षी पार्टियों ने स्टेडियम पर अनलकी होने का लेबल लगा दिया था। लेकिन कल की जीत ने इस दुष्प्रचार को भी रन आउट कर दिया। तो ये 3 गलतफहमियां जो मैं आज आपको बता रहा हूं, जिन 3 लोगों की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग की गई, जिनके बारे में सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किया गया, गौतम गंभीर के बारे में, जय शाह के बारे में और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में, और इन तीनों ने कल करारा जवाब दिया है। आज हम आपको एक कहानी और सुनाना चाहते हैं। हम आपको संजू सैमसन की कहानी सुनाना चाहते हैं। चाहे आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, छात्र हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, ये कहानी आप सबको हिम्मत देगी और एक लाइफ लेसन भी देगी। संजू इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं और भारत की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी उम्र 31 साल है, यानी आप कह सकते हैं कि उन्हें ये सफलता, उन्हें ये मौका बहुत देर से मिला। ये वो उम्र होती है जब बड़े बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस उम्र में आकर रिटायर होने के बारे में सोचने लगते हैं। कल रात मैच के बाद उन्होंने बताया कि कैसे वो टूट चुके थे, उनके सपने चूर चूर होने लगे थे और न्यूजीलैंड सीरीज के बाद तो वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि वो अक्सर सोचते थे कि अब उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो 31 साल की उम्र तक सिर्फ एक मौके का इंतजार करता रह गया, जिसने ज्यादातर समय खेल के मैदान के बाहर बेंच पर बैठे हुए बिताया, ये सोचते हुए कि मेरी बारी कब आएगी। 15 खिलाड़ियों में तो उनका नाम होता था, लेकिन प्लेइंग 11 में उनका नाम नहीं होता था। 2024 के वर्ल्ड कप में वो एक मैच भी नहीं खेल पाए, बावजूद इसके कि उन्हें टीम में चुना गया, और हर मैच उन्होंने मैदान से बाहर बेंच पर बैठकर देखा, ये सोचते हुए कि अगर मैं खेलता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं मैदान में होता तो मैं वैसा करता। लेकिन वो मैनिफेस्ट करते रहे, सोचते रहे, कल्पना करते रहे कि एक ना एक दिन मैं जरूर सफल रहूंगा। इसके बाद उन्होंने इस मुश्किल दौर में सचिन तेंदुलकर की मदद ली और सचिन ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने रहना है और इस दौरान अपने खेल को भी लगातार कैसे और मजबूत बनाते रहना है। संजू सैमसन की ये कहानी क्रिकेट से ज्यादा धैर्य, आत्मविश्वास और इंतजार की कहानी है। और इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं? पहला, कई बार जिंदगी में टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है सही समय का इंतजार करना, अपनी बारी का इंतजार करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं, फिर हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए धैर्य रखिए, इंतजार करना सीखिए, आपका मौका, आपका दिन भी जरूर आएगा, और ये संजू ने सिखाया है। दूसरा, हर मौके को आखिरी मौके की तरह लीजिए। मौका छोटा हो सकता है लेकिन उसे बड़ा बनाना हमारे हाथ में होता है, जैसा कि संजू ने किया। तीसरा, आलोचना और उपहास के बीच शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। संजू की कितनी आलोचना होती थी, कहा जाता था कि संजू को, किस प्लेयर को हटाकर संजू को हम मौका दें, टीम में कोई जगह ही नहीं है, संजू कहीं फिट नहीं बैठते। यह कहा जाता था कि किस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दें कि हम संजू को मौका दे दें। फिर भी संजू ने इंतजार किया और जिस दिन वो मौका मिला संजू को, उसी दिन संजू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। चौथा, हर खिलाड़ी या हर प्रोफेशनल को
बार बार खुद को साबित करना होता है, हर बार हर मैच में साबित करना होता है, हर परीक्षा में साबित करना होता है। चाहे आप क्रिकेटर हैं या आप कहीं नौकरी करते हैं या आप छात्र हैं, आपको कोई परीक्षा देनी है, ये सब पर लागू होता है। और पांचवां, सोशल मीडिया के इस ज़माने में भी संजू सैमसन बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, यानी जो सादगी है उसका भी एक प्रीमियम होता है। हर सफलता शोर मचाकर नहीं मिलती, कभी कभी शांति भी बहुत बड़ी ताकत होती है। और क्रिकेट की भाषा में कहें तो लाइफ में कई बार हम बाउंड्री मारना चाहते हैं, लेकिन संजू सैमसन की तरह कई बार सही बॉल का इंतजार करना भी सबसे बड़ी समझदारी है। I kind of genuinely feel that all the pain, all the setbacks have made me much stronger, and that is the only reason why I could do what I did. So I kind of feel that all the pain and all the setbacks and all the disappointment in life and in career, if used in a positive manner, can be a really great strength in your life. So I think that's what happened, and I'm very grateful. टीम इंडिया में इस बार एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिस पर आपने शायद ध्यान दिया होगा। इससे पहले जब कभी कांटे का कोई मैच हुआ करता था तो बड़े बड़े जो स्टार खिलाड़ी हैं 100 रन बनाने के जब वो बहुत करीब पहुंच जाते थे तो अपनी सेंचुरी के बारे में सोचने लगते थे, और जैसे ही वो 90s में पहुंचते थे, 90 के आसपास पहुंचते थे, तब वो बड़े शॉट्स लगाना बंद कर देते थे और फिर धीरे धीरे 1 या 2 रन लेकर अपने शतक की तरफ बढ़ते थे और ये सोचते थे कि पहले मैं अपनी सेंचुरी पूरी कर लूं। और इससे होता ये था कि टीम इंडिया को नुकसान होता था। वो अक्सर बॉल्स को वेस्ट करने लगते थे क्योंकि वो अपने शतक को पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। यानी कई बार टीम के लक्ष्य से ज़्यादा खिलाड़ियों के पर्सनल रिकॉर्ड्स अहम हो जाते थे, लेकिन इस नई टीम में ऐसा नहीं होता। और इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन की 3 पारियां 97 रन्स और फिर 89 और दोबारा 89 रन की जो पारी उन्होंने खेली, यहां पर हर बार वो अपने शतक के कितने करीब पहुंच गए, कितने पास थे अपने शतक के। और अगर एक बार 97, 89 और 89, आप सोचिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाने के लिए अपनी बैटिंग की रफ्तार धीमी नहीं की, एक भी बॉल वेस्ट नहीं की, और बॉल वेस्ट करने के बजाय उन्होंने आउट होना बेहतर समझा। यह है नई टीम इंडिया। टीम इंडिया में अर्शदीप सिंह जैसे कुछ खिलाड़ी भी हैं। ये बिल्कुल नई तरह की टीम है जो क्रिकेट के साथ साथ सोशल मीडिया का गेम भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्शदीप सिंह ने एक वीडियो में गौतम गंभीर से कहा कि आज तो हंस दो, क्योंकि गौतम के बारे में कहा जाता है कि वो कभी हंसते ही नहीं, किसी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं है। तो अर्शदीप ने उनसे कहा कि आज तो हंस दीजिए। और इस वीडियो को लगभग 5.5 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। और उनके जो दूसरे वीडियोस हैं, कल वो जीतने के बाद लगातार एक के बाद एक वीडियोस बनाते गए, और दूसरे वीडियोस भी उनके ऐसे हैं जो हर वीडियो को मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। आप देखिए, ये सारा आज हमने उनका स्क्रीनशॉट निकाला है लेटेस्ट। 71 मिलियन, 55 मिलियन, 34 मिलियन, 27 मिलियन, 68 मिलियन, 35 मिलियन, 31 मिलियन। आप देखते जाइए कि अर्शदीप भयंकर स्कोर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। तो आज का क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। अर्शदीप समझते हैं कि मैच के साथ साथ सोशल मीडिया भी उतना ही बड़ा खेल बन चुका है, और कल हमारे देश के इन खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत मौज मस्ती की, और देश के जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी इसे बहुत पसंद किया। और आप देख सकते हैं कि बम्पर व्यूज अर्शदीप सिंह को मिले। तो इसलिए आज हम आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत गया, और 3 बार ये वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतने वाला भारत अकेली टीम है। अपने होम कंट्री में होस्ट रहते हुए वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश है। T20 में लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत पहला देश है। इतने सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत में मूलभूत रूप से
क्रिकेट को लेकर बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत में जो क्रिकेट का सिस्टम है उसमें बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। और जितना काम भारत में क्रिकेट को लेकर हो रहा है शायद और किसी देश में इतना काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो भी अब कितने हैरान हैं ये सोचकर कि भारतीय क्रिकेट में अगर आप डेप्थ देखेंगे, हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे आप देखेंगे, हमारी प्रतिभा को देखेंगे, टैलेंट पूल को देखेंगे, जो सुविधाएं भारत में इन खिलाड़ियों को अब नई नई मिल रही हैं, जिस तरह की कोचिंग मिल रही है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जिस प्रकार का डोमेस्टिक क्रिकेट हमने तैयार किया है वो मिल रहा है, उसके बाद ये निरंतर जीत आपको हासिल होती है। कभी कभार तो सभी टीमें जीत जाती हैं, लेकिन लगातार टीम का शानदार प्रदर्शन तब होता है जब आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और उस क्रिकेट के सिस्टम की गहराई पर आप काम करते हैं, जब आप उसमें नए और अच्छे बदलाव लेकर आते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि भारत कल जब ये वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा था उस दौरान सभी पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद थे। आपने देखा होगा MS धोनी मौजूद थे, आपने देखा होगा रोहित शर्मा मौजूद थे, आपने देखा होगा कि कपिल देव वहाँ पर मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि हम अपने पूर्व क्रिकेट कप्तानों का, हमारे जो लेजेंड्स हैं उनका हम सम्मान भी करते हैं। उन सभी को क्रिकेट के मैदान पर स्टेडियम में आमंत्रित किया गया कि आइए आप भी देखिए, और हम जो आपकी सफलताएं हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं और आप एक प्रकार से आकर एक आशीर्वाद दीजिए, आप भी जश्न में शामिल होइए। ये कितनी अच्छी बात है। अब क्रिकेट के युद्ध के बाद बात करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की जिसकी वजह से पूरी दुनिया अभी संकट में है। आज अमेरिका और ईरान के युद्ध का 10वां दिन है और इजरायल ने आज भी ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला करके तेहरान सहित कई और इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर अपनी मिसाइल से एक बड़ा हमला किया है। जो नए वीडियो आए हैं, जो नई तस्वीरें आई हैं, वो जरा पहले देखिए। और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका का एक B-52 बम वर्षक विमान ब्रिटेन के एक एयरबेस पर पहुंचा है। फ्रांस अब पश्चिमी एशिया में अपने 2 युद्धपोत भेज रहा है ताकि समुद्री रास्तों और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा की जा सके। और पिछले 24 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर पर 6 बड़े हवाई हमले किए हैं और इस शहर का नाम है बंदर अब्बास। और ये इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बहुत पास है, बहुत करीब है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के 11 युद्धपोत डुबो दिए गए हैं और ईरान का एक नेवल बेस पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इजराइल के मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के 2 कार्गो जहाज चीन से बंदर अब्बास पहुंच रहे थे और इन समुद्री जहाज़ों में एक ऐसा केमिकल लाया जा रहा था जो रॉकेट ईंधन बनाने के लिए काम आता है। यानी इस हमले की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और इसके पास ही ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यहीं से ईरान का लगभग 90% कंटेनर का व्यापार होता है और यहाँ पर नुकसान का सीधा असर ईरान की नौसेना की ताकत, कच्चे तेल के निर्यात और ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ईरान की राजधानी तेहरान का आसमान रविवार यानी 8 मार्च को हजारों फीट की ऊंचाई तक काले धुएं से भर गया। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने 7 मार्च को पहली बार तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में 30 बड़े ऑयल डेपो नष्ट कर दिए और इस समय भी उनमें आग लगी हुई है।
فقط به رسانه‌های بیگانه مردم توجه نکنید. اینکه میگه من نظامی میزنم، اینجا نظامی نیست مردم، اینجا نظامی نیست، اینجا یه زیرساخت شهریه واسه شهر تهرانه که مورد هدف قرار گرفته. یعنی इन हमलों के बाद पूरी रात ये आग ऐसे ही जलती रही और तेहरान के ऊपर काले धुएं की एक मोटी परत छा गई है। इस टॉक्सिक क्लाउड की वजह से कल वहां के लोगों को सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं दी और वहां एक अजीब सा अंधेरा छा गया है। अब यह आशंका है कि जहरीले धुएं में मौजूद केमिकल्स बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड रेन पैदा कर सकते हैं और कई स्थानों पर एसिड रेन होने के दावे भी किए गए हैं और ये एसिड रेन इंसानों के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। तेहरान शहर की हवा में जले हुए ईंधन और केमिकल की बहुत तेज बदबू आ रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और बहुत सारे लोगों को गले में दर्द हो रहा है। इसलिए वहाँ लोगों को अपने अपने घरों के अंदर रहने और मास्क पहनने की सलाह वहाँ पर दी गई है। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद के दोनों सदनों में अपना बयान दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ताज़ा स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और युद्ध क्षेत्र से लगभग 67,000 भारतीय नागरिकों को अब तक सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने मानवीय आधार पर ईरान के एक वॉरशिप को कोच्चि पोर्ट में शरण देने की अनुमति दी है और इसके लिए ईरान ने भारत को धन्यवाद भी कहा है। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. ईरान में मौजूद भारत के लोगों के लिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और किसी भी भारतीय नागरिक को दूतावास की अनुमति के बिना ईरान के लैंड बॉर्डर्स के आसपास जाने से उन्होंने मना किया है। इसके अलावा सभी भारतीयों को अपने दूतावास के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है। ये एडवाइजरी है भारत सरकार की। अब ये देखिए कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के 9 दिन बाद ईरान में उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। वो ऐसे समय में सुप्रीम लीडर बने हैं जब ईरान में युद्ध चल रहा है और इस पद पर उनके पिता 86 वर्ष के आयतुल्ला अली खामनेई ने 37 वर्षों तक ईरान का नेतृत्व किया। अब समझिए कि मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के पीछे क्या बड़ा संदेश है, इसका मतलब क्या है। पहला, ईरान की सत्ता में कट्टरपंथी गुटों की पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है और खामनेई की विचारधारा आगे भी ऐसे ही ईरान की सत्ता में और ईरान में जारी रहेगी। यानी कोई बदलाव नहीं आया, ना सत्ता परिवर्तन हुआ, ना ही सत्ता में किसी भी प्रकार का कोई विचारधारा का परिवर्तन आया है। ईरान में जो जैसा था वैसा ही है। खामनेई वहाँ सबसे शक्तिशाली नेता थे। अब उनके जाने के बाद उनका परिवार आज भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और अब उनका बेटा नया सुप्रीम लीडर बन गया है। इसलिए अमेरिका ने सोचा तो ये था कि वो 2-4 दिन में ही सत्ता परिवर्तन कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। दूसरा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की भूमिका लगातार मजबूत भी रहेगी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। IRGC की जो भूमिका है वो वैसी ही मजबूत है जैसी पहले थी और उसकी मजबूती और बढ़ेगी। तीसरी बात, अमेरिका के खिलाफ हमास, हुती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को अब एकजुट रखते हुए और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इस नई नीति पर ईरान काम कर रहा है।
अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संदेश ईरान की तरफ से यह है कि ईरान झुकेगा नहीं, वो अपने फैसले खुद करेगा और ईरान के फैसलों में ना कोई कमजोरी दिखाई दे रही है, ना कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नए ईरानी नेता का कार्यकाल अमेरिकी मान्यता पर निर्भर करेगा। अगर हमसे मंजूरी बिना लिए किसी को सुप्रीम लीडर बनाया गया तो फिर वो सुप्रीम लीडर लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान का जो अगला सुप्रीम लीडर बने उसमें उनसे भी राय ली जाए और जिसे वो कहें उसी को सुप्रीम लीडर बनाया जाए, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये युद्ध अब और लंबा खिंच सकता है और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर का वहां पर जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। वहां की सरकार, सेना और आम जनता ने अपने नए सुप्रीम लीडर के प्रति निष्ठा जताई है और उनका कहना है कि हम अपने सुप्रीम लीडर के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। अब आप इस भीड़ को देखिए, तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई, फिर से आप देखिए। ये एक ऐसे देश की राजधानी है तेहरान जहां पर युद्ध चल रहा है, जहां पर लगातार अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। उनके ऑयल डिपो में आग लगा दी गई है, जहां पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अगर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए तो वहां पर कोई भी हमला किया जा सकता है। ऐसे देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़क पर निकलना, प्रदर्शन करना और अपने नए सुप्रीम लीडर के पक्ष में आकर इतनी जबरदस्त नारेबाजी करना, इससे आपको यह समझ में आएगा कि ईरान में कुछ भी बदला नहीं है और ईरान अब भी मजबूती से वहीं खड़ा है जहां पहले था। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अपने पिता के कामों को आगे जारी रखेंगे और इस मुश्किल समय में ईरान के लोगों को एकजुट रखेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है और रशिया ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। मुज्तबा खामेनेई सीधे सर्वोच्च नेता की कुर्सी तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। उन्हें इसकी ट्रेनिंग अपने पिता से लंबे समय से मिलती रही है। वर्ष 2019 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि वो बिना किसी पद के ही ईरान की सरकार में दखल देते थे। इस दौरान तेल का व्यापार, टेलीकॉम और माइंस की इंडस्ट्री में उनका कारोबार मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देशों में फैल गया। ऐसा दावा किया गया कि विदेशों में बहुत सारी जगहों पर उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। मुज्तबा खामेनेई का स्विस बैंक में अकाउंट है और लंदन के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान घर भी उनके पास है, जिसकी कीमत बताई जाती है कि ये 1255 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो 28 फरवरी को ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जैसा आप सब जानते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है कि 9 दिनों के बाद भी अभी तक खामेनेई का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। 2 बार अंतिम संस्कार की तारीख में बदलाव किया जा चुका है। जिस सुप्रीम लीडर ने 37 वर्षों तक ईरान का नेतृत्व किया, उनका पार्थिव शरीर अभी तक किसी ने देखा नहीं। उनका शरीर कहां पर रखा गया है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं और ईरान की आम जनता को भी उनके अंतिम दर्शन करने का अभी तक मौका नहीं मिला है। कोई नहीं जानता कि उनका पार्थिव शरीर कहां है और बड़ी बात यह है कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। शायद ये जो है मिस्ट्री है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अब आपको भारत के एक पड़ोसी देश में लेकर चलते हैं। बात करते हैं नेपाल की, जहां नेपाल में अब नई सरकार बनने वाली है। नेपाल में अब तक के चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि वहां पर जेन जी की सरकार बनेगी। वहां के मशहूर रैपर और काठमांडू के मेयर रहे सिर्फ 35 साल के बालेंद्र शाह की नई पार्टी
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 165 में से 125 सीटें जीत चुकी है, जबकि नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस सिर्फ 18 सीटें जीती और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी तो सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई है। यानी देख लीजिए, नेपाल की जनता ने अपने पुराने सारे नेताओं को घर बैठा दिया। बालेंद्र शाह पिछले साल हुए जेनजी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे। बालेंद्र शाह की पार्टी की बढ़त इस बात को साबित करती है कि नेपाल के लोग 74 वर्ष के केपी शर्मा ओली जैसे बुजुर्ग नेताओं के शासन से अब मुक्ति चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बालेंद्र शाह ने सीधे मुकाबले में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों से हरा दिया। ये दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और बालेंद्र शाह जीत गए, और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से। अब आपको बताते हैं कि बालेंद्र शाह की जीत का क्या मतलब है। नेपाल में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, इसका क्या मतलब है। पहला, इन चुनावी नतीजों से नेपाल के वोटर्स में बदलाव के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। वहां कम से कम 10 लाख ऐसे युवा वोटर्स इस बार थे जिन्होंने पहली बार वोट डाला, और उनकी मर्जी क्या है वो नतीजों में दिख रहा है। नेपाल की जनता अब पुराने और बुजुर्ग नेताओं की बजाय युवाओं का नेतृत्व देखना चाहती है। तो एक मजबूत इच्छा शक्ति नेपाल की जनता की, वहां के वोटर्स की इन चुनाव के नतीजों में दिखाई देती है। उन्होंने जो आंदोलन के समय सोचा था, चुनाव के समय भी उनके विचार बदले नहीं। दूसरा, लगभग 10 साल के बाद पहली बार नेपाल में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, और जिस तरीके से इस पार्टी आगे बढ़ रही है, बड़ी बात नहीं है कि इस पार्टी को 2/3 बहुमत मिल जाए। यानी नेपाल की जनता भी अब गठबंधन की राजनीति से परेशान हो चुकी है। बार बार प्रधानमंत्री का बदलना, बार बार सरकारों का गिरना, फिर नई सरकार का बनना, फिर नए गठबंधन होना, इससे वहां की जनता परेशान हो चुकी थी, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। इसलिए अब नेपाल में पूर्ण बहुमत की ये सरकार आई है। तीसरा, नेपाल के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका में भी युवाओं ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे। जेन जी के आंदोलन हुए थे, लेकिन जब वहां पर चुनाव कराए गए तो वहां की मुख्य धारा की पुरानी पार्टियां ही चुनाव जीतकर वापस आ गईं, और आंदोलन करने वाले युवा कुछ खास नहीं कर पाए। जो युवा नेता थे, उनकी जो नई पार्टियां थीं, वो कुछ नहीं कर पाई। चाहे बांग्लादेश के चुनाव के नतीजे देख लीजिए या फिर आप श्रीलंका में देख लीजिए। इसलिए नेपाल के नतीजे बांग्लादेश और श्रीलंका से बिल्कुल अलग हैं, और अलग इसलिए हैं क्योंकि वहां की जनता ने जो बात आंदोलन के दौरान कही, वहां के जेन जी और युवाओं का जो मूड आंदोलन के दौरान था, चुनाव के दौरान भी वही रहा, जबकि दूसरी जगहों पर यह मूड बदल गया। चौथी बात, बालेंद्र शाह के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि नेपाल की आम जनता और युवा उनसे बहुत बड़े बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। बालेंद्र शाह को भी अब यह समझना होगा कि सड़कों पर प्रोटेस्ट करना आसान है, लेकिन किसी चरमराती अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव लाकर सरकार चलाना और जनता को खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम है। गवर्नेंस एक अलग चीज़ होती है, प्रोटेस्ट करना अलग चीज़ है। अब बालेंद्र शाह को सबसे पहले नेपाल की खराब अर्थव्यवस्था को ठीक करना होगा, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना होगा, क्योंकि पलायन नेपाल की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग, वहाँ के युवा दूसरी जगहों पर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाना होगा। अभी तक नेपाल की पूरी राजनीति भारत और चीन के बीच झूलती रहती थी, और वहाँ की सरकारों ने आम जनता के लिए कभी कोई काम किया ही नहीं। बस वो यही बताते रहे कि अब हम चीन के करीब जा रहे हैं, अब भारत के करीब जा रहे हैं। बालेंद्र शाह के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो भारत और चीन के बीच कैसे एक संतुलन बनाकर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि चीन का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाए। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो नेपाल के 35 साल के इस युवा प्रधानमंत्री के साथ जल्दी से जल्दी एक नया रिश्ता स्थापित करें, एक नई केमिस्ट्री बनाएं उसके साथ, और ये भी सुनिश्चित करें कि चीन उन्हें अपनी तरफ बरगलाकर कहीं खींच न ले। अब जल्दी से आपको ये भी बताते हैं कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह कौन है। 35 साल के हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं, बहुत युवा हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो एक रैपर रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले अपने गानों की वजह से वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने नेपाल में भ्रष्टाचार, गरीबी और नेताओं के अन्याय के खिलाफ कई गाने गाए हैं, जिसकी वजह से वो बड़े लोकप्रिय हुए।
इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, नेता जो कर रहे हैं और जनता की जो परेशानियां हैं, ये तो सिर्फ न्यूज़ में आती हैं, लेकिन उन्होंने इन परेशानियों को संगीत में ढाल लिया और इन परेशानियों को अपने गानों के जरिए लोगों तक पहुंचाया। बालेंद्र शाह वर्ष 2022 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर बने थे और मेयर के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया और उस दौरान युवाओं में, खासतौर पर जेन ज़ी में, वो बहुत लोकप्रिय हुए। वो अक्सर एक काला चश्मा पहनते हैं और नेपाल में इसे बालेन स्टाइल के चश्मे के रूप में जाना जाता है और उनके स्टाइल के जो चश्मे हैं वो बड़े लोकप्रिय हैं और लोग इन्हें खरीदते भी हैं। नेपाल में 4 साल पुरानी इन तस्वीरों की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बालेंद्र शर्मा को 4 साल पहले एक तबला गिफ्ट किया था और ये तब की बात है जब वो काठमांडू के सबसे युवा मेयर बने थे। ये तस्वीर 2022 की है और समय का चक्र देखिए कि बालेंद्र शाह खुद केपी शर्मा ओली को इस बार चुनाव में हराकर अब उनकी जगह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो केपी शर्मा ओली ने 4 साल पहले ये सोचा नहीं होगा कि ये जो लड़का है जिसे मैं ये तबला उपहार में, गिफ्ट में दे रहा हूँ, एक दिन यही लड़का मुझे घर बैठा देगा, उन्हें चुनाव में भी हराएगा, उनकी पार्टी को भी हरा देगा और इनकी जो स्थिति है उसकी अदला बदली हो जाएगी। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि उन्होंने बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत की है और उन्हें चुनाव में जीत की बधाई दी है। जेन ज़ी की हम लगातार बात कर रहे हैं। आप पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये सोशल मीडिया पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने बालेंद्र शाह से बात की है और उन्हें बधाई दी है। आज हमने आपको जेन ज़ी के बारे में 2 बातें बताई हैं। हमारे देश की एक तो जेन ज़ी वो है जैसे संजू सैमसन, जो भारतीय टीम में तमाम मुश्किलों के बावजूद लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद हमने आपको नेपाल के जेन ज़ी के बारे में बताया कि वहाँ की जेन ज़ी ने कैसे इस बार एक नए युवा नेता को चुन लिया और नेपाल में 35 साल का एक युवा अब प्रधानमंत्री बनने वाला है। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे देश में, भारत में जेन ज़ी क्या कर रही है। 28 साल के एक यूट्यूबर ने हाल ही में अपनी आत्महत्या की लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश की। यह यूट्यूबर 7 मार्च की रात लगभग 10 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी को लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था और इस दौरान वो इंस्टाग्राम पर लाइव था। उसने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका है। उसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे वो फ़ोन पर मदद मांग सके, जिससे उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है और अब वो आत्महत्या करना चाहता है और अब वो आत्महत्या करेगा। उस समय लगभग 82,000 लोग इंस्टाग्राम पर इसे लाइव देख रहे थे। 28 साल के इस लड़के को लोग उसे दिल और रोने वाले इमोजीज भेज रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो उसके साथ हैं और उसके दर्द को समझते हैं। इसके बाद इस गाड़ी की भयंकर दुर्घटना हुई क्योंकि इस लड़के ने स्टीयरिंग को एक तरफ मोड़ दिया, फुटपाथ की तरफ, और जानबूझकर गाड़ी की दुर्घटना कर दी और अब ये यूट्यूबर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। अरे होप अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू, बहुत जरूरत थी प्यार की। हिम्मत भी बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बच्चे किसको फोन करूं। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव।
इस लड़के के YouTube पर 84 लाख और इंस्टाग्राम पर लगभग 78 लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन इस घटना से पता चलता है कि पैसा और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि के बावजूद आज की युवा पीढ़ी अंदर से कितनी अकेली है। बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और वो अपना दुख अपने खुद के परिवार की बजाय सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं। आज जिस तरह से इमोशंस का इमोजीकरण हो चुका है, हर इमोशन को इमोजीज के जरिए दिखाया जा रहा है, उसे डिजिटल कर दिया गया है, ये बेहद चिंताजनक है। आज दिल और रोने वाले इमोजीज भेजना बेहद आसान है, लेकिन किसी को फ़ोन करके उसका हाल पूछना मुश्किल होता जा रहा है। ये घटना याद दिलाती है कि सोशल मीडिया की चमक के पीछे एक बहुत भारी मानसिक दबाव भी छिपा होता है। आज सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां रातों रात प्रसिद्धि, पैसा और लाखों फॉलोअर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जब असली जिंदगी इससे बिल्कुल अलग होती है तो निराशा पैदा हो जाती है। आज खुशी हो या दुख, आज की जेन ज़ी सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहती है। जिंदगी अब अनुभव कम है और एक कंटेंट ज्यादा है। जिंदगी में हर चीज एक कंटेंट है, अनुभव करने का तो किसी के पास समय ही नहीं है। पहले लोग अपनी निजी परेशानियां अपने परिवार या करीबी दोस्तों के साथ शेयर करते थे, लेकिन अब सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर होता है। सच ये है कि वर्चुअल दुनिया में मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स असली रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकते। जब किसी व्यक्ति के जीवन में मुश्किल समय आता है तो उसे स्क्रीन के पीछे बैठे लोगों की नहीं, बल्कि असली साथ की आवश्यकता होती है। आज पूरे देश में इस यूट्यूबर के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ लोग उसके साथ हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहना चाहते, हमारी भी पूरी सहानुभूति इस लड़के के साथ है, लेकिन जो उसने रास्ता चुना है, अगर हमारे देश के युवा यही रास्ता चुनने लगे तो सोचिए फिर क्या होगा। इसलिए आज हम आपको इसका नाम नहीं बता रहे, इसके अकाउंट का नाम नहीं बता रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के युवा इसे फॉलो करें। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज की युवा पीढ़ी में समस्याओं का सामना करने की हिम्मत अब नहीं रही? क्या उनकी क्षमता कम होती जा रही है? जिंदगी में असफलता, आलोचना, आर्थिक दबाव, रिश्तों की परेशानियां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन आज कई युवा छोटी छोटी समस्याओं में ही बेहद निराश हो जाते हैं। कभी कभी आत्महत्या जैसे खतरनाक फैसलों तक पहुंच जाते हैं, जैसे इस लड़के ने किया। इस घटना ने एक और बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया है, और वो है सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग। ये लड़का अगर इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए ये एक्सीडेंट करता है तो ये केवल उसकी जिंदगी का मामला नहीं है, सड़क पर दूसरे लोग भी होते हैं। अगर ऐसे में ये गाड़ी दूसरे लोगों को कुचल देती, किसी महिला को कुचलती, किसी बच्चे को कुचल देती, किसी वृद्ध को कुचल देती, और वो आपके परिवार का कोई सदस्य होता, तब आप क्या करते? उनकी क्या गलती थी? जरा खुद कल्पना कीजिए, आप सड़क पर पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए चल रहे हैं, लेकिन सामने से आ रही गाड़ी में बैठा कोई व्यक्ति आत्महत्या या फिर हत्या करने पर उतारू है। वो गुस्से में हो सकता है, वो निराश हो सकता है, वो डिप्रेशन में हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि वो अपना सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार दे। ऐसे में ये सड़कें जानलेवा बन जाती हैं। हमने ये बड़े बड़े शानदार एक्सप्रेस हाईवेज किसके लिए बनाए? लोगों की सुविधा के लिए, कि लोग काम पर जा सकें, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें, अपना समय बचा सकें, उन्हें उनके सफर में आसानी हो। लेकिन अब आप जानते हैं इन सड़कों का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। अब लोग इन्हें स्टंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रील्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर वो ना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। एक तेज रफ्तार गाड़ी सिर्फ एक साधन नहीं रहती, बल्कि एक खतरनाक हथियार बन जाती है, एक बंदूक की तरह। खतरनाक स्टंट आजकल सोशल मीडिया पर मशहूर होने का एक शॉर्टकट बन चुका है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे वीडियो देखकर दूसरे युवा भी उसी तरह की हरकतें दोहराने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी मशहूर होना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी इस दिशा में अब अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हैरानी की बात यह है कि यह लड़का लाइव आत्महत्या कर रहा था और सड़क पर खतरनाक तरीके से 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। इसके बावजूद न तो इंस्टाग्राम कुछ कर पाया, न ही स्थानीय पुलिस तक इसके बारे में कोई अलर्ट पहुंच पाया। अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट को रियल टाइम में तुरंत ब्लॉक करना होगा, इसे तुरंत बंद करना होगा, इससे पहले कि हमारे देश के जो बाकी के युवा हैं वो इस युवक से प्रेरित होकर वो भी वही काम करने लगें जो रास्ता
इस युवक ने चुना है। और सोचिए 28 साल की उम्र में ये क्या नहीं कर सकता था। संजू सैमसन की उम्र 31 साल है और उसे आप देखिए, उसकी भी अपनी परेशानियां थी, वो भी डिप्रेशन में गया होगा, उसे भी अपने भविष्य को लेकर डर लग रहा होगा, लेकिन उसने अपने खेल पर ध्यान दिया। 35 साल के नए प्रधानमंत्री बनने वाले नेपाल के उस युवक को देखिए, उसे भी बहुत परेशानी हुई होगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, लेकिन उसने अपनी पार्टी बनाई, अपने देश के युवाओं को प्रेरित किया और अब वो अपने देश की व्यवस्था में बदलाव करेगा। और आप उनकी तुलना इस लड़के से करके देखिए, यह सोचने वाली बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको यह बताएंगे कि कैसे दिल्ली में होली के दिन एक 26 साल के युवा की पीट कर हत्या कर दी गई और इस हत्या ने धार्मिक भाईचारे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विकसित भारत का विकसित भारत। वर्किंग मॉम हूं ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, अब इन सब के साथ रोड पे अनसर्टेनिटी के लिए भी रेडी रहो। That's too much to ask for। पर जब से गाड़ी में जेके स्मार्ट टायर लगवाए हैं, एक टेंशन तो कम हो। JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer। थैंक्स टू जेके स्मार्ट टायर्स। अब लग रहा है कमान तो मेरे ही हाथ में है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की राजधानी दिल्ली में होली के दिन एक 26 वर्ष के युवा की पीट कर हत्या कर दी गई। होली सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन सभी अपने मतभेद भुलाकर सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, लेकिन होली के दिन ही एक गुब्बारे में भरे पानी के कुछ छींटों का एक धार्मिक मुद्दा बनाकर एक युवा की मॉब लिंचिंग कर दी गई। यह हत्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर एक सवाल उठाती है और इस घटना पर हमारे देश का पूरा सेक्युलर गैंग खामोश रहा। लेकिन जैसे ही रविवार को 49 वर्ष के आरोपी उमरुद्दीन के पिता निजामुद्दीन के घर पर एक बुलडोजर चलाया गया सरकार द्वारा, तो ये पूरा गैंग एक्टिव हो गया और उनका सबसे बड़ा हथियार है विक्टिम कार्ड। उनका आरोप है कि बुलडोजर के जरिए मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। अब सवाल यह है कि अगर ये लोग इतने डरे हुए थे तो एक छोटी सी बात पर किसी की हत्या कैसे कर सकते थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पुरुषों के साथ कुछ महिलाएं और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको PCR अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली हर संस्था यहाँ पर मौजूद है। उसी दिल्ली में एक युवा की धर्म के नाम पर सिर्फ इसलिए मॉब लिंचिंग हुई क्योंकि एक खास धर्म के लोगों को होली का त्यौहार पसंद नहीं आया। गुब्बारे के छींटे उन तक कैसे पहुंच गए, ये पसंद नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक गुब्बारे के पानी से शुरू हुआ ये धार्मिक विवाद हत्या तक कैसे पहुंच गया। ये घटना होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर की है, जहां 26 साल के तरुण कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि तरुण कुमार के परिवार की एक बच्ची ने पानी से भरा गुब्बारा फेंका,
जिसके कुछ छींटे वहां से गुजर रही 45 वर्ष की सायरा नाम की एक महिला पर पड़े। इस पर तरुण के परिवार ने सायरा से माफी भी मांग ली, लेकिन उसने इसे एक धार्मिक विवाद बना दिया। सायरा ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को बुला लिया और देखते देखते वहां पर 40 से 50 लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ आ गई और इन सभी ने मिलकर तरुण के परिवार पर हमला किया और उन्हें मारा पीटा, घर में तोड़फोड़ की। लेकिन इनकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। जब रात 11 बजे तरुण अपने घर लौटा तो उन्होंने तरुण को घेर लिया, उस पर क्रिकेट बैट, लाठियों और पत्थरों से हमला किया। इतनी बेरहमी से पीटा कि होली के अगले ही दिन 5 मार्च को तरुण की मौत हो गई। सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों के दौरान तनाव या हिंसा की खबरें ही बार बार क्यों आती हैं? कभी रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी, कभी दशहरे के दौरान विवाद और अब होली पर हत्या। सेक्युलरिज्म अच्छी बात है, धर्मनिरपेक्षता अच्छी बात है, लेकिन हर बार धर्मनिरपेक्षता को साबित करने की जिम्मेदारी हिंदुओं को ही क्यों सौंप दी जाती है? आखिर हर बार भाईचारे का सर्टिफिकेट सिर्फ हिंदुओं से ही क्यों मांगा जाता है? ये जिम्मेदारी सभी धर्म के लोगों में बराबरी की होनी चाहिए। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि सौहार्द और भाईचारा सिर्फ एक समुदाय की जिम्मेदारी, एक धर्म की भावना नहीं हो सकती। इसके लिए हर धर्म को, हर समुदाय को ईमानदारी और सहिष्णुता का भाव दिखाना होगा। इस ईमानदारी के बगैर भाईचारे का हर नारा खोखला है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। नमस्कार। सिप सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप।